रिजर्वेशन जो है हमारे साथ बराबरी का बर्ताव हो, ये इसका अधिकार है। नौकरी एक इंसिडेंस है उसका। नौकरी कोई आप अदरवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप उस नौकरी के लिए जाएं तो एक दूसरे आदमी में और आप में जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। उस भेदभाव को रोकने के लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जरिए लेके आए, और इस व्यवस्था ने काफी चेंज तो किया, लेकिन उनके जो लोग हैं वो ज्यादा जागरूक है और फिर उनके पास वो साधन संपन्न है। हमारा जो आदमी है उसको अल्टीमेटली उनके पास ही जाना है। कुछ भी अगर काम करना है उसको, कोई भी अगर उसको नौकरी करनी है, कुछ करना, तो उनके खेत में नौकरी करेगा, उनके यहाँ सुपरविजन में काम करेगा। तो वो जो कंप्रोमाइज है उससे करना पड़ता है। ये कंप्रोमाइज का जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो हमारे राइट्स है वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। Those who are not looking for happiness are the most likely to find it, because those who are searching forget that the surest way to be happy is to seek happiness for others. Never forget that everything Hitler did in Germany was legal. A man who won't die for something is not fit to live. कोई भी समाज है उसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसका कोई बेसिस होता है। जो बाबा साहब का मूवमेंट है उसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स डेवलप हो रहे हैं समाज में, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है वो केवल गैर बराबरी के ऊपर आधारित है, उसमें डेमोक्रेसी किसी भी आधार पे लागू नहीं की जा सकती। अब वो जब ये कहते हम जो पीछे रह गया उसको हम वो देंगे रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कोई बेसिस नहीं है। क्योंकि जो रिजर्वेशन का जो बेसिस है, हालांकि उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को अलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो बेसिस पूरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी या सोशल एक्सक्लूजन है। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर दो आदमी एक ही बीमारी से ग्रसित हैं तो उनका इलाज अलग अलग कैसे हो सकता है? एक आदमी को दो आदमी को डेंगू हो गया और एक आदमी को आप डेंगू की दवाई दे रहे हैं, दूसरे को बुखार की दे रहे हैं, तो बुखार वाला तो मरेगा ही। जिसको बुखार की दवाई देंगे वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैं आज का जो ये हमारा डिस्कशन है, जो हम सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको वेलकम करता हूँ। और पाटिल साहब, जारंदे साहब, उक्के साहब, मेसराम जी नहीं दिख रहे, वो भी बड़े एक्टिव रहते थे, लेकिन जो भी हमारे साथी और दूसरी संस्थाओं से भी जो हमारे साथी आए हैं, और प्रोफेसर चंदू मस्के साहब और दूसरे हमारे साथी, सबका नाम लेना उचित नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम है हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि डेमोक्रेसी कैसे हमारे देश में आए। डेमोक्रेसी का मतलब हर आदमी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब हमारी 6,743 जातियां हैं, सब लोगों को पता है। अगर आप कैटेगराइज कर देंगे तो 6,043 आदमी, इतनी आपके पास पोजीशंस भी नहीं है कि आप उनको एक एक कास्ट के आदमी को लगा सकते हैं।
फिर जो जातियां डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब ये नहीं है कि वो कोई उनका डोमिनेशन है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट की, जैसे जो जिस रीजन का ये केस है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, वहां 1975 में ये कैटेगराइजेशन शुरू हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री थे और तब ये कैटेगराइजेशन शुरू हुआ था, और इस कैटेगराइजेशन के जरिए अब वहाँ 50 साल हो गए हैं, और बीच में 1 साल के करीब ये लागू नहीं रहा जब हाई कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया, लेकिन 1 साल में ही स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना के दोबारा से उसको लागू किया। वो कानून भी चैलेंज हुआ, बाद में स्ट्रक डाउन हुआ, अब वो वैलिडेट हो गए हैं। जो हम पूरा सिस्टम देखते हैं हमारे समाज का, उसमें जो हाईएस्ट पोजीशन पे आदमी बैठा है वो राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद एक मंदिर में गया, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया। उसने किसी कॉरिडोर में पूजा की, उसके बाद वो और उसकी वाइफ दोनों उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें गए, उसमें उनको धक्के मारे गए। क्या कोई राष्ट्रपति को धक्के मार सकता है? क्योंकि वो अगर कोई चीफ जस्टिस बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, तो वो चीफ जस्टिस नहीं बनता, वो दलित राष्ट्रपति बनता है या दलित चीफ जस्टिस बनता है। जो अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एक हौज खास में दिल्ली में छोटा सा मंदिर है, 15 साल पुराना होगा, 20 साल होगा, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। वो उसमें गई तो एक बहुत बड़ा डंडा, हम हरियाणा में उसको सैतीर बोलते हैं, इस तरह का डंडा एक लगा के उसको पार्टीशन करके उसको अंदर नहीं जाने दिया, वो बाहर खड़ी रही। उसके 2 मंत्री अंदर थे। तो जो उनकी एक्टिविटी है, जो वो काम कर रहे हैं, उसका आधार जाति है, और जाति की वजह से जो उनकी भावना है उस जाति के खिलाफ, वो भावना हमेशा काम करती है। बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे। बनारस में कोई संस्कृत टीचर था संपूर्णानंद, उसकी मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने। जब मूर्ति का अनावरण किया तो पहले उस मूर्ति को अनावरण जब वो करने वाले थे तो उसका वो जो भी उसके ऊपर कपड़ा लगाते उसको हटा दिया स्टूडेंट्स ने कि ये नहीं इसको अनावरण करेंगे। फिर उन्होंने किसी तरह करके उसके अनावरण कराया। अनावरण जैसे वो नीचे उतरे, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध और गंगा जल, उससे उसको पवित्र कर दिया गया। और ये रेगुलर फार्मूला है उनका, कोई मतलब हर आदमी उसको जानता है। तो अगर मूत्र और गोबर जो है वो पवित्र है तो आदमी पवित्र क्यों नहीं है? इसलिए जो सारी जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था इसी के ऊपर आधारित है। वो ग्रेडेशन सिस्टम को खत्म नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जाति अगर न्यूट्रलाइज होगी तभी इक्वलिटी आ सकती है, और समाज में इक्वलिटी लाना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि जो इक्वलिटी नहीं आने दे रहे वही उसके लिए सारा संघर्षरत है। क्योंकि अगर इक्वलिटी आ जाएगी तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, बैकवर्ड क्लास का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, जिन्होंने ये जाति बनाई उनका अस्तित्व खत्म होगा। क्योंकि वो किसी भी पैरामीटर पे हमारा जो बच्चा है उससे compete नहीं कर पा रहे। अभी तो 70 साल ही हुए इस देश को आजाद हुए, उससे पहले तो हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन आज जितने एग्जाम होते हैं, अगर हेरा फेरी नहीं होती तो उसमें हमारे बच्चे ही टॉप कर रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे टॉप कर रहे हैं। मैंने 97-98 में कैबिनेट सेक्रेटरी का केस किया। एक माता प्रसाद होते थे उत्तर प्रदेश के, उनको 1.25 साल के करीब कैबिनेट सेक्रेटरी रहना था। तो TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए। पहले उनको
कम समय था उनका, फिर उनको एक एक्सटेंशन दिया। जब दूसरा एक्सटेंशन दिया तो जो हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा तुम इसके खिलाफ पिटीशन डालो, तो हमने पिटीशन डाली और उसकी एक्सटेंशन को क्वेश करवाया 1998 में। जब वो एक्सटेंशन क्वेश हो गई तो गुजराल प्रधानमंत्री थे। गुजराल ने कहा कि भाई मैं इसको बना नहीं सकता क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट है। वो हमारा आईएएस ऑफिसर जो बन जाता है उसको समझ रहे वो क्रीमी लेयर हो गया, और वो हमारा सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी 2-3 बार रह चुका था उत्तर प्रदेश में, वो उसको शेड्यूल कास्ट ही समझ रहा है। तो ये अंतर्द्वंद है उनके अपने सिस्टम में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। पीएल पूनिया 71 बैच का आईएएस ऑफिसर था, मेंबर पार्लियामेंट था और शेड्यूल कास्ट कमीशन का चेयरमैन था। उस समय शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों का इकट्ठा कमीशन होता था। तो वो उड़ीसा के मंदिर में जाता है, उसको भी नहीं घुसने दिया। जब वो जिस जमाने में वो आईएएस हुआ था उस समय आईएएस होना बहुत बड़ी चीज था। तो जो हमारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो उनकी कंडीशन है, उस कंडीशन को हम किसी भी तरह नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम उसके लिए लड़ नहीं सकते तो हमें मरना ही पड़ेगा। ये तो मार्टिन लूथर किंग ने कह दिया, या तो आप लड़ो नहीं तो मर जाओ। जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। आज जो हमारा आदमी किसी भी सर्विस में किसी में काम कर रहा है, सेंट्रल सर्विसेज में जो लोग आ जाते हैं उनको क्रीमी लेयर में आना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेज में भी क्रीमी लेयर लागू है। मैं इस ओपिनियन का हूं कि बैकवर्ड क्लास की भी क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो आधार है उनकी डिस्क्रिमिनेशन का वो भी जाति है, और जाति में आपके पास कितना भी पैसा हो वो आपकी जाति का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद उसने छोड़ा, योगी आदित्यनाथ जब चुनाव जीता, तो उसके घर का वही प्यूरिफिकेशन हुआ जो शेड्यूल कास्ट के शिफ्ट होने पे होता है। तो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट उस तरह से जो अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है, जब उनको टारगेट करना है, जब उनको नीचा दिखाना है, तो फार्मूला वही है उनका। वैसे अखिलेश यादव ने खुद भी कहा कि हम तो अपने आप को छत्री मानते थे पर हमें पता लगा हम शुद्र हैं। उनकी अपनी स्टेटमेंट है। तो ये जो सारी व्यवस्था है, कोई भी कास्ट जो है वो रेलेवेंट नहीं है। जो संविधान है, संविधान ने जो रिजर्वेशन दिया वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को दिया। किसी आदमी को रिजर्वेशन नहीं है, कि क्लास को रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट उसको रीराइट करके उसका ओरिएंटेशन चेंज करके एक आदमी पे केंद्रित करना चाहता है। आदमी पे केंद्रित करने से जो सामाजिक गैर बराबरी है वो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो आदमी उसमें काम कर रहा है वो व्यक्ति जो है किस तरह के स्ट्रगल से गुजर रहा है ये वो समाज जानता है जिसका वो भाग है। अभी हरियाणा में एक छोटी सी जगह है चरखी दादरी, नया जिला, वहाँ एक कोई शेड्यूल कास्ट ऑफिसर, आपके यहाँ कलेक्टर होता है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर बोलते, वो पोस्ट हो गया। जब वो पोस्ट हो गई लेडी, तो उसके ऑफिस में जाके जैसे हम बैठे, किसी ने उसको गालियां दी कास्ट की, और हमारा सुप्रीम कोर्ट समझता हो आईएएस होने के बाद वो क्रीमी लेयर हो गया। तो वहां जितनी संस्थाएं थी उन्होंने हड़ताल वड़ताल की, उसके बाद केस वे दर्ज हुआ नहीं। केस भी दर्ज नहीं हो रहा था, वो उसको ऑफिसर को मना कर रहे थे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब ऐसे होता रहता है। जो होम मिनिस्टर था अनिल विज, उसके पीरियड में एक आईपीएस ऑफिसर होती थी, कोई कालिया लड़की थी,
उसने उसके बारे में बदतमीजी की, तो बाद में उसने कहा वो कालिया तो ब्राह्मण भी होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था ये शेड्यूल कास्ट है। मतलब जब वो उनके आदमी को टारगेट आप करने लगते हैं, वो तुरंत आपको ब्राह्मण बना देता है। लेकिन जब तक के वो आपको बेइज्जत करना चाहता है तो उसका फार्मूला वही है। बहुत बड़े पैमाने पे पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं, ये जो टर्म होती थी ये 70-80 के दशक में ज़्यादा यूज होती थी। नन फाउंड सूटेबल, नो वन फाउंड फॉर ए पोस्ट, ये आजकल 2-3 साल से ये चल रहा है। 70-80 के दशक में बहुत बड़े पैमाने पे थी। और बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं। अभी एक भाखड़ा नांगल डैम है जो 1945 में बना। अभी जो शेड्यूल कास्ट जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके चेयरपर्सन थे सोलंकी, डॉक्टर सोलंकी। वो बता रहे थे कि वहाँ आज तक रिजर्वेशन लागू नहीं है। ये जिस रिजर्वेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं वो पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन है और 70-75 साल हो गए उसको। अभी 2024 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने वहाँ विजिट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आज भी वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं था। तो डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी ये बता रहे थे कि कोई रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ से नहीं आया। हम लोग वकील हैं, जब कोई हमारा आदमी अफेक्ट होता है, मतलब उसका राइट अगर मार्जिनलाइज करना है तो वो हमारे आदमी को ही खड़ा कर देते हैं। जैसे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो हमारा आदमी एक तैयार हो जाता है, वो पेटिशन डालता है, पेटिशन चलती, उसके खिलाफ भी वोट हो जाता है। लेकिन अगर जो ब्राह्मणिकल सिस्टम का कोई आदमी है उसको अफेक्ट होना है तो उनका आदमी भी नहीं डालेगा और हमारे वाले को भी वो एडजस्ट कर देता, अभी नहीं अगली पोस्ट में तेरा ही हम कर देंगे। चाहे वो करेंगे नहीं करेंगे, इस प्रोसेस में वो आपको कोई लिटिगेशन का जो जरिया है वो नहीं डेवलप होने देते। तो इसलिए पूरा जो सोशल सिस्टम है वो उनके फेवर में काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में ऑल इंडिया रेडियो से कहा था, जो 25 नवंबर 1949 के भाषण में भी उस तरह की लैंग्वेज है कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो बैकवर्ड क्लासेस जो फ्रेज उन्होंने यूज़ की थी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फ्रेज यूज़ नहीं की थी। उन्होंने जो 16(4) है वो उनका बनाया हुआ प्रोविज़न है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अलग फ्रेज नहीं है उसके लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो फ्रेज शुरू हुई पहली बार वो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट से हुई। और मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने इसीलिए लॉ मिनिस्टर का पद छोड़ा, क्योंकि जो प्रिंसिपल वो डेवलप करना चाहते थे वो प्रिंसिपल जब उनको लगा कि भाई वो प्रिंसिपल नहीं चल पाएंगे तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं ये अपने आप को गवर्न करने के लिए बेताब हैं। जो मिल एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, जॉन स्टार्ट मिल, उन्होंने कहा था कि वन कंट्री इज नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री, जिसकी वजह से ये सब इंडिपेंडेंस हुई उनकी थ्योरी की वजह से। अनदर कंट्री मस्ट एडमिट दैट वन क्लास इज नॉट फिट टू रूल अनदर क्लास। एक क्लास जो है उसके ऊपर दूसरी क्लास भी रूल नहीं कर सकती। आज हमारा रिजर्वेशन होने के बावजूद हमने 5-6 स्टेट्स के केसेस किए हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया उसमें उस डाटा के हिसाब से जो परसेंटेज होनी चाहिए वो कहीं पे भी पूरी नहीं है। शुरू में जब नागराज का जजमेंट आया तो नागराज ने जो क्राइटेरिया रखा था उस क्राइटेरिया के हिसाब से डाटा एनालाइज होना था। तो उनको ये लगता था कि अगर पूरे देश का हम पूरे स्टेट का एग्जामिन करेंगे तो इनका डाटा जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास डाटा तो था नहीं, वो तो मनगढ़ंत कहानियों पे सारा सिस्टम चलता है। तो बिहार का अगर आप एग्जाम्पल देखें, बिहार 2-3 जगह के मैं लेके आया हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वो हो जाता है उससे।
बिहार में 16% रिजर्वेशन था, और जो कमेटी है उसकी 2011 की रिपोर्ट है। आज 13-14 साल हो गए उस बात को। उसके बाद से रिजर्वेशन लागू नहीं है। अभी बिहार में सारी जो रिजर्व पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी से उन्होंने भर दी हैं। तो उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टाफ अंडर रिजर्व SC/ST कोटा इज लेस देन 5% अक्रॉस मोस्ट सर्विसेज हैविंग sufficient promotional avenues. Only 321 SC candidates and 113 ST candidates were recommended by BPSC for promotion against 410 and 138 vacancies of these categories. मतलब इस रिपोर्ट का जो प्रिपेयर उन्होंने किया, इस बीच में ये सिलेक्शन और हुए। 5% रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया, उसकी अपील की, अपील में उसको अफर्म कर दिया सिंगल जज के ऑर्डर को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2015 से वो चल रहा है, और अब उन्होंने पिछले 2 साल पहले सब पोस्ट जनरल कैटेगरी से भर दी। इसी तरह उत्तराखंड में था। उत्तराखंड में 19% रिजर्वेशन था शेड्यूल कास्ट का, और 4% था शेड्यूल ट्राइब का। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट है उसका 11.64% था। 2012 की रिपोर्ट है, जो 3 मेंबर्स कोई की कमेटी थी, जिसमें एक चीफ सेक्रेटरी था, एक वाइस चांसलर था, एक कोई एडिशनल सेक्रेटरी था। 3 मेंबर्स की कमेटी थी। उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट, वो परसेंटेज ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस तरह से अगर ज़्यादा बताऊंगा तो शायद आप बोर भी हो जाओगे। परसेंटेज ऑफ SC ऑफिसर्स 11.64%, ये ग्रुप ए में है, और शेड्यूल ट्राइब है 2.98%। उसके बाद ग्रुप बी में 12.18% शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब 2.17%। उसके बाद आपका ग्रुप सी पोस्ट में 13.91% और 1.66% फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो जितना होना चाहिए तकरीबन उसका आधा या उसके आसपास है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सारी पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी से भर दी हैं, और उसके बाद उन्होंने एक बार कांग्रेस को वोट दिया, फिर उन्होंने बीजेपी को दिया। इस बार दोबारा फिर बीजेपी आ गई है, क्योंकि वो जो चेंज हमारा आदमी वोटिंग में ही चेंज कर सकता है, लेकिन अब ये वोटिंग मशीन और बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिसके तहत कुछ भी हम करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सैंक्शन पोस्ट हैं शेड्यूल कास्ट की 1,30,908, और इसमें वैकेंट पोस्ट हैं 27,870। इसी तरह शेड्यूल ट्राइब की जो पोस्ट हैं 1,63,673, क्योंकि इसमें बैकलॉग भी मिला है, सैंक्शन पोस्ट इसलिए ये ज़्यादा है। और इसमें 75,608 वैकेंसीज खाली हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट मध्य प्रदेश में खाली हैं। और उसके बावजूद अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही हाल है। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब की 20% रिजर्वेशन होती थी और शेड्यूल कास्ट की 12% होती थी, लेकिन वहाँ दोनों ही डाटा में 10% के करीब उनका रिप्रेजेंटेशन था। अब वहाँ शेड्यूल ट्राइब जो है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से 32% रिप्रेजेंटेशन हो गई है, 32%, और तकरीबन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब जनरल कैटेगरी से पोस्ट भर दी हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये केवल हमारे लोगों को उलझा के वो उनको राइट नहीं देना चाहते, वो केवल उनके वेलफेयर की बात करना चाहते हैं। और हमारे कुछ लोग नेचुरली गुमराह होकर वो समझते हैं कि हमारे फेवर में काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं। तो ये जो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे जो स्टेट्स हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो इन सब स्टेट्स में बहुत बड़े पैमाने पे
रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4) और 16(4)A है, वो ये कहता है कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एडेक्वेट का मतलब जैसे ओबीसी का उन्होंने 52% को 27% दिया है, ये कोई एडेक्वेट नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोर्ट कोई भी प्रिंसिपल जो डेवलप करती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में है कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो शेड्यूल कास्ट जितनी पॉपुलेशन है उतना उसका होना चाहिए। अब शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16.8% है और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 6.8% है, तो 25% से ज़्यादा अब पॉपुलेशन है, लेकिन 22.5% ही रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। और जो बैकवर्ड क्लास है उसको केवल 27% मिल रहा है, लेकिन 27% भी वो दिखाने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 14% था, वो 14% से भी कम करके उन्होंने 6% किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में किया। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी भी हो, वो 50% का जो कैप उन्होंने लगाई है, उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे वो रिप्रेजेंटेशन को कर्टेल करने का काम करती है। और इसका मतलब है कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में वो तभी आ सकते हैं जब रिजर्व कैटेगरी में उनका राइट है। अभी जैसे क्रीमी लेयर उन्होंने लगाया ओबीसी के ऊपर, तो आप लोग काफ़ी लोग सर्विस में होंगे। क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं ओबीसी, उनको वो जनरल कैटेगरी में कितने लोगों को देते हैं? किसी को नहीं देते। जहाँ तक हमारे पास डाटा है, कोई उनका रिप्रेजेंटेशन जनरल कैटेगरी में वो उनको नहीं देते। अगर मान लो एक ओबीसी जो है उसका फादर क्लास 1 ऑफिसर हो गया, तो उसके बच्चे को मजदूर बनाने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा जो है वो उससे आगे नहीं जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब है वो उससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप वो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगा अनरिजर्व कैटेगरी में उसको मिलेगा नहीं, रिजर्व कैटेगरी में आप उसको दे नहीं रहे, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो आपको उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जज था उत्तर प्रदेश में, भर्तरी प्रसाद। भर्तरी प्रसाद की दूसरे ज़िले में बदली हो गई, तो उसका जो कोर्ट रूम था और रिटायरिंग रूम जहाँ जज लोग बैठते हैं, तो वो उसका प्यूरिफाई करने का सिस्टम किया। तो भर्तरी प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस जज का खंडन किया कि भाई ये गलत कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। तो भर्तरी प्रसाद को तो हाई कोर्ट ने कंपलसरी रिटायर कर दिया कि ये मीडिया में चला गया, मीडिया में जाना गलत है, और जिसने वो किया उसका प्रमोशन कर दिया, हाई कोर्ट जज हो गया। तो ये जो प्रोटेक्शन है अनटचेबिलिटी के या सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल प्रेजुडिस के खिलाफ, ये प्रेजुडिस जो है उस आदमी को वो किसी भी पोजीशन में चला जाए उसका ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा तो वो प्रोटेक्शन उसको कैसे मिलेगी? संविधान कहता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई, पर क्या असल हालात में अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई? कोई भी जो आदमी काम कर रहा है किसी भी चीज़ में, तो उसके खिलाफ अनटचेबिलिटी बहुत बड़े पैमाने पे, जहां आपकी डोमिनेंट पोजीशन है वहां आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां आप अलग थलग होंगे वहां प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है, ये उसकी कंडीशन है। जस्टिस रामास्वामी ने एक जजमेंट लिखा था, अप्पा बालू स्वामी कुछ ऐसा नाम है उसका, उसमें एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होता था जगन्नाथ पहाड़िया, और उसके साथ कोई स्पीकर था, लोग असेंबली का जो स्पीकर होता है, तो उस जजमेंट में ये लिखा है कि वो स्पीकर की वाइफ ने ये कहा कि भाई मैं इसको खाना सर्व नहीं कर सकती। अब वो चीफ मिनिस्टर था तो उनका आने जाने का खाने वाने का रहता है, तो उसने कहा मैं उसको खाना, और ये जजमेंट का पार्ट है, 95 का जजमेंट है वो। तो आप ये देखिए, जो आदमी चीफ मिनिस्टर हो गया, जीतन राम मांझी हालांकि अब इस जजमेंट का वो समर्थन कर रहा है क्योंकि वो जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ है, लेकिन जीतन राम मांझी 8 बार का एमएलए था और मुख्यमंत्री था बिहार का। जब वो एक मंदिर में गया तो उसको
धोया गया उसके बाद में जैसे वो बाहर निकला। तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल प्रेजुडिस है, ये उसके खिलाफ, ये कोई नौकरी का अधिकार नहीं है रिजर्वेशन। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये रिजर्वेशन केवल नौकरी का अधिकार है। रिजर्वेशन जो है हमारे साथ बराबरी का बर्ताव हो, ये इसका अधिकार है। नौकरी एक इंसिडेंस है उसका। नौकरी कोई आप अदरवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप उस नौकरी के लिए जाएं तो एक दूसरे आदमी में और आप में जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। उस भेदभाव को रोकने के लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जरिए लेके आए, और इस व्यवस्था ने काफ़ी चेंज तो किया, लेकिन उनके जो लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक है और फिर उनके पास वो साधन संपन्न है। हमारा जो आदमी है उसको अल्टीमेटली उनके पास ही जाना है। कुछ भी अगर काम करना है उसको, कोई भी अगर उसको नौकरी करनी है, कुछ करना, तो उनके खेत में नौकरी करेगा, उनके यहाँ सुपरविजन में काम करेगा। तो वो जो कंप्रोमाइज है उससे करना पड़ता है। ये कंप्रोमाइज का जो सिस्टम है, इसकी वजह से जो हमारे राइट्स है वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं। क्योंकि अभी इस केस में एक वकील ने यह भी आर्ग्यू किया था कि हमारा जो रिजर्वेशन है ये आर्टिकल 335 में है, जो मैं समझता हूं बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो आपका इक्वलिटी का ट्रीटमेंट है, उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए है। रिजर्वेशन जो है वो एफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं करता, एफिशिएंसी इसको कंट्रोल करती है। जबकि वो जो एफिशिएंसी का प्रोविजन है वो पार्लियामेंट के लिए शायद बनाया था उन्होंने, क्योंकि वो 330, 331, 332, 333, 334 और वहाँ 335 है। वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 335 को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे लगा दिया उसको कंट्रोल करने के लिए। और हमारे किसी एडवोकेट ने आर्ग्यू किया था कि हमारे को 16(4) में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, हमें रिजर्वेशन 335 में मिल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी को भी रिजर्वेशन का कोई अधिकार नहीं है, किसी चीज़ का आपको कोई अधिकार नहीं है। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। बराबरी जो है उसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। आर्टिकल 14 में बराबरी का अधिकार है, और अगर 15 और 16 आर्टिकल ना हो तब भी वो क्लासिफिकेशन करके किसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आए कि भाई या हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई कारण है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट आर्टिकल जो 10 क्लोज 3 था, जो अब आर्टिकल 16(4) है, इसको लिखा था इसके लिए कि हमें बराबरी का अधिकार मिलेगा। और 1951 में ही जब चंपकम दोराई राजन का एक केस आ गया, उस चंपकम दोराई राजन में कास्ट बेस रिजर्वेशन कर दिया था। शेड्यूल कास्ट उसमें डिफरेंट नेम है, 2 सीटें, बैकवर्ड क्लास 2 सीटें, ब्राह्मण 2 सीटें, इस तरह से उसमें एक एक कास्ट का अलग से रिजर्वेशन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसकी वजह से जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ उसमें शेड्यूल कास्ट को अलग लिखा गया, शेड्यूल ट्राइब को अलग लिखा गया, और जो बैकवर्ड क्लास सिटीजन जो बाबा साहब ने यूज किया था उसकी जगह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज वर्ड यूज किया गया। ये जो पूरा जो सिस्टम काम करता है, ये पूरा सिस्टम उनका कैसे लाभ हो उसके ऊपर काम कर रहा है। और सिस्टम में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर कोई भी आपका पॉलिसी बनानी तो वो ऊपर से बनती है, नीचे से नहीं बनती है। नीचे वाले का कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर सके, और ऊपर वाले उसमें आपका एक भी आदमी नहीं होता। अभी जारवंदे साहब बता रहे थे कि कमेटी में जो है उन्होंने एक कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का आदमी रखा, वो किसी को भी नहीं रखते हैं। उनके अपने आदमी आपके लिए सारी पॉलिसी बनाते हैं। आपकी नॉलेज में वो तब आती है जब वो एक फॉर्मेट के रूप में आपके सामने आती है। जब
ये जो अनटचेबिलिटी है, इसको अगर हम देखें तो इसका रूप क्या है। जब रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं जाने दिया तो एक डॉक्टर अशोक मेघवाल नाम का मेडिकल डॉक्टर, मतलब जो प्रोफेशनल डॉक्टर था, उसने 2 दिन बाद उस पुजारी के हाथ को चोट पहुंचाई। डॉक्टर अशोक मेघवाल, जो अजमेर का मैटर है ये। तो वैसे वो कोई कोविंद को जानता नहीं है, क्योंकि हम एक सोशल ग्रुप हैं। सोशल ग्रुप में जब एक आदमी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है तो दूसरा आदमी भी उसके ऊपर रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन की वजह से ही वो आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये जो भावना है, ग्रुप की भावना, इस भावना को तोड़ने के लिए जजमेंट काम करेगा। नहीं, ये कोविंद जो है ये फला कास्ट का है, ये तेरे वाली कैटेगरी में नहीं आता। मतलब जो ए कैटेगरी में आएगा उसको कहेगा ये कोविंद तो बी कैटेगरी में आता है, इसलिए जो है तेरा आदमी नहीं है, तू अलग शेड्यूल कास्ट है, ये अलग शेड्यूल कास्ट है, तू अलग बैकवर्ड क्लास है, ये अलग बैकवर्ड क्लास है। तो वो जो हमारा बॉन्ड है आपस में, उस बॉन्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए ये काम उन्होंने किया। इसको अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे जो सोशल एक्सक्लूजन होता है, सोशल एक्सक्लूजन जब वो करते हैं तो वो टारगेटेड होता है। उसमें ये नहीं होता कि ये ए कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट है या बी कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट है या सी कैटेगरी का, जिसको वो फेवर करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में तो हमारे आदमी नहीं है ना। जो सिलेक्शन कमेटी लोगों का सिलेक्शन करती है उसमें तो शेड्यूल कास्ट के, पर्टिकुलर कास्ट के आदमी डोमिनेट नहीं हो सकते। अगर होगा तो कोई एक आदमी होगा। तो अगर 5 आदमी उसमें एक शेड्यूल कास्ट भी होगा तो 4 लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो उसको भी लेना नहीं चाहते हैं, वो केवल दिखाना चाहते हैं हम आपके फेवर में हैं। ये जो इस तरह का जो सिस्टम है ये बहुत बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। और नॉर्मली शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके केसेज में मिलता है कि वो घोड़ी पे चढ़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं। अभी एक आईएएस ऑफिसर जो है उसने शादी की, और एक आईपीएस ऑफिसर ने भी, अभी 3-4 महीने पुराने केसेज है, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन में शादी करनी पड़ी। मतलब उनको वो घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे थे, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी, तब वो शादी हुई उनकी। और सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम आईएएस हो गए तो तुम तो क्रीमी लेयर हो गए, तुम तो बाहर हो गए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोका जा सकता है? अगर वो उस क्लास से बाहर हो जाएगा और संविधान उसको प्रोटेक्शन दे रहा है तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं? तो ये संवैधानिक जो मापदंड हैं उनके तहत ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 2-3 तरह की चीजें हैं जिसको हम समझ सकते हैं। एक तो वो स्टेट को अधिकार देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पंचायती राज सिस्टम के बहुत सख्त खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने उतना ही मजबूत कर दिया वो पंचायती राज। आज गांव में आप जाओगे तो बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन है, क्योंकि जब वो जितना नीचे के लेवल में जाओगे, उसको जितना पावर दोगे, तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन के, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा। तो 74th अमेंडमेंट करके और ये जो पंचायती राज का जो सिस्टम था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर दी। और आज भी आप बहुत बड़े पैमाने पे वीडियो इस तरह की चीज़ें चलती है, और असल जीवन में भी आप देखते होंगे। जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो वो महिला कुछ भी काम नहीं करती, केवल वो दस्तखत करती है, वो सब उसका हस्बैंड काम करता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है इस तरह से नहीं चलेगी। किसी केसेज में अगर कोई ऑफिसर उसको ऑब्जेक्ट करता है तो उस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। ये जो क्रीमी लेयर का जो वर्ड है, ये सबसे पहले जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसको क्वाइन किया था, और उस जजमेंट में
बाबा साहब के लिए उसने 3 या 4 जगह रेबेलियन महार वर्ड यूज किया हुआ है। मतलब केवल उसने क्रीमी लेयर ही नहीं लिखा, बाबा साहब के लिए उसने वर्ड यूज किया हुआ रेबेलियन महार, जो किसी भी हालत में कोई भी जज, वैसे हमारे लोग उसको बहुत अच्छा जज मानते हैं। एक बार दिल्ली में एक फंक्शन था तो 100 आदमी कम से कम उसके पैर छूने के लिए लाइन में लग गए। लेकिन जब जैसे जैसे तब तो हमने भी नहीं पढ़ा था उस जजमेंट को, जैसे हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको पढ़ा। तो एक जगह हमने देखा, फिर हमने उसको बार बार देख के कितनी जगह किया, ऐसा पढ़ा। तो वो जो उनका जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड का जो आदमी है, जो समाज जो बहुत लिबरल लगता है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे जो कास्ट सिस्टम है उसको परपेचुएट करने के लिए काम करता है। अभी मैरी चंद्रशेखर राव एक जजमेंट है जो 1990 का है, उसमें उन्होंने एक स्टेट में रिजर्वेशन मिलेगा और दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो लोग, जैसे महाराष्ट्र का आदमी मान लो पंजाब में या हरियाणा में आईएएस ऑफिसर हो जाता है, तो उसके बच्चे को वहां रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसका इम्पैक्ट यह है, जब उसके बच्चे को नहीं मिलेगा तो वो दूसरों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसका ध्यान नहीं रखेगा। ये जो कैटेगराइजेशन भी केवल उसी के लिए काम होगा, जब मुझे बेनिफिट नहीं होगा तो वो फिर दूसरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसका मेरा कोई कंसर्न नहीं रहेगा। जो हमारी सोशल एफिनिटी है वो भी उससे कमजोर होगी, और शायद वही पर्पज है जिसके तहत वो डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि वैसे जैसे मजहबी सिख या वाल्मीकि जो है, अभी जब ये हियरिंग हो रही थी तभी एक चंडीगढ़ से कोई एडवोकेट आया था, तो उसने कहा 4 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उस कास्ट के लोग, लेकिन वहाँ तो कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में आईएएस आईपीएस लगते हैं तो वहाँ ये ए कैटेगरी बी कैटेगरी का सिस्टम वो स्टेट लेवल पे है, लेकिन वहाँ पे नहीं है। और 7 वो हाईकोर्ट जज बता रहा था, 3-4 को तो मैं भी पर्सनली जानता हूँ। अगर किसी भी जाति का आप देखेंगे तो उतने आपको हाईकोर्ट जज किसी एक जाति के नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो केवल हमारे को तोड़फोड़ करके न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उसका और कोई मतलब मुझे नहीं दिखाई पड़ता। तो एक आदमी जो यहाँ पे सर्विस कर रहा है वो पंजाब का रहने वाला है, अगर उसके बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का उसके पास कोई मेथड नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल डेवलप करता है वो बहुत बड़े पैमाने पे उसको उस तरह से एनालाइज नहीं करता। अभी एक जजमेंट था 2018 में, जब नागराज का जजमेंट आया, उसी पीरियड में गोगोई साहब चीफ जस्टिस, तब तो 2-3 नंबर के जज थे, जब वो चीफ हो गए तब वो जजमेंट आया। तो उसमें उन्होंने जो दिल्ली से बाहर के जो शेड्यूल कास्ट है उसको दिल्ली में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जजमेंट मैंने देखे जिसमें जिस जजमेंट से वो रिजर्वेशन डिनाई की थी उसका नाम था सुभाष चंद्र राय, और इसका नाम है बीर सिंह वर्सेस दिल्ली जल बोर्ड। तो वो जो जजमेंट जो अपसेट किया 5 जजों ने, उस जजमेंट को मैं 5-6 जगह देख चुका हूँ, उसको रिलाई किया गया है। तो अल्टीमेटली वो दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी कोई स्टेट नहीं है, तो पूरे देश में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन अब वो बार बार अगर उस जजमेंट को कर रहे हैं तो कल को वो भी सिचुएशन आएगी कि वो उसको भी रिव्यू करके, क्योंकि इससे अगर पूरे देश के लोगों को रिजर्वेशन मिल रही है तो वो रिजर्वेशन जो है उसकी परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगी और हो सकता है उसका कोटा पूरा भी हो जाए। तो वो उसको रोकना चाहते हैं। उसको हम दूसरे एंगल से अगर देखें तो क्रीमी लेयर के बारे में मैंने काफ़ी बताया कि क्रीमी लेयर क्या है और इसका किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये जो सरकार है इसमें मंत्री से लेके और लोएस्ट लेवल तक कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा प्रॉपर नहीं है।
केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एक शेड्यूल ट्राइब है, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब। और ऐसी स्थिति में जो हमारी 25% पॉपुलेशन है, जितने अगर तुम्हारे 80 हैं तो 20 आदमी हमारे होने चाहिए, लेकिन 20 में जो बनाए भी हैं वो सारे स्टेट मिनिस्टर हैं। स्टेट मिनिस्टर किसी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जा सकता, उसमें कोई भी विचार विमर्श है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, केवल उसके डिपार्टमेंट का कोई सब्जेक्ट है तब उसको बुलाया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया है, इसको अगर हम देखेंगे तो अब हम अपने जजमेंट के ऊपर आए। मुझे लगता है इसमें एक जज हैं जस्टिस पंकज मित्तल, उन्होंने कहा आई एम ऑफ द फर्म व्यू दैट द प्रीमिटिव इंडिया देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कास्ट सिस्टम, रादर देयर वाज कैटेगराइजेशन। मतलब इसको जस्टिफाई करने के लिए उसको कैटेगराइजेशन बताया, ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, टैलेंट, क्वालिटीज एंड नेचर। और उसके बाद उन्होंने कहा इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रजीम देयर इज नो कास्ट सिस्टम एंड द कंट्री हैज मूव्ड इनटू ए कास्टलेस सोसाइटी except for the deeming provision under the constitution for the limited purposes of affording reservation to the depressed classes of persons, downtrodden or belonging to SC, ST, OBC. Therefore, any facility or privilege for promotion of the above categories of person has to be on a totally different criteria other than caste, may be on economic or financial factors, status of living, vocation and facilities available to each one of them based upon their place of living, urban or rural. तो ये सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं कि कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए ये, और ये इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। अभी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उन्होंने 10% के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बहुत सारे हमारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि शायद हमें भी उसमें राइट है। उसमें केवल अपर कास्ट को राइट है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन पहला बना है एक्सक्लूजनरी, जैसे शेड्यूल कास्ट है, अगर एक ब्राह्मण अनटचेबिलिटी फेस कर रहा है, ये प्रूव कर सकता है कोई, तो आप उसको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डाल सकते हो। अगर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है कोई ब्राह्मण, तो उसको बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में डाल सकते हो। और हिमाचल में, उत्तराखंड में उन्होंने पूरा एरिया जो है ट्राइबल डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें ब्राह्मण भी ट्राइब हो गया और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी ट्राइब हो गया। तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलेगा उसके एरिया के, क्योंकि वो बहुत ही वीक होगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस जो वो डेवलप कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में उनके आदमी को कैसे बेनिफिट हो, उसके लिए वो काम करते रहते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे उसके लिए सोचने की ज़रूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड है, वो इकोनॉमिक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो मुझे कोई गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तब भी मुझे गाली दे रहा है। जो सोशल सिस्टम है उसमें उसके पास कितना भी पैसा हो, एक आदमी राष्ट्रपति हो गया तो उसको कितनी तनख्वाह है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह है देश में, उस सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले आदमी को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति से ताल्लुक रखता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो आधार है वो आधार कास्ट है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट भी आपको कास्ट का करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल क्राइटेरिया पे करेंगे कि जिनके पास 1 करोड़ रुपया है उनको कोई इससे रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं होगा या कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो ये ऑफिशियल प्रमोशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा। क्योंकि जो अनटचेबिलिटी है वो आप उसको इतने बड़े पैमाने पे फैला रहे होंगे
जैसे अभी हम देख रहे हैं कैचअप प्रिंसिपल है। एक आदमी अनरिजर्व कैटेगरी का 1/1/2016 को प्रमोट होता है और रिजर्व कैटेगरी का 1/1/2010 को प्रमोट होता है। तो वो 16 वाला आदमी 10 वाले से सीनियर हो गया। तो ये क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से संबंध रखता है, इसलिए वो सारे रूल सेटिस्फाई करके उसको प्रमोशन किया, उसके बावजूद आप उसको नीचे रखना चाहते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्रिंसिपल बनाया और पार्लियामेंट ने उसको नेगेट किया। उसके बावजूद आज भी उसके रिवाइवल की पूरी संभावना है, क्योंकि कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल उसको अनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कैटेगराइजेशन होगा, कैटेगराइजेशन होने से एक पर्टिकुलर कास्ट और दूसरी पर्टिकुलर, जब ये केस चल रहा था तो हरियाणा के लोग आते थे, हरियाणा की जो पार्टी थी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 3-4 लोग ऐसे भी आए जो जिन्होंने बताया कि साहब ये एक फला कास्ट का आदमी ले लेते हैं, एक दूसरी कास्ट का ले लेते हैं, जिनको वो रिजर्वेशन में प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा एक भी आदमी नहीं लेते हैं। अगर ये कैटेगराइज हो जाए तो एक आदमी तो हमारा लगेगा, लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर एक आदमी तो हमारा लगेगा, लेकिन हमारा जो परसेंटेज है और हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आ जाएगा। हरियाणा के लोग जब वो 40-50 लोग केस लड़ने दोनों साइड के आते थे, तो हमने 2-3 बार उनसे नेगोशिएट करने की बात की। एक बार अभी भी डिस्कशन हो रही थी, उसमें भी ये बात आगे आई कि 1975 में चौधरी चांदराम एक शेड्यूल कास्ट लीडर होते थे हरियाणा के, तो उसको टिकट बांटने का मौका मिला और चौधरी चांदराम ने सारी टिकट चमारों को दे दी। नहीं, फैक्चुअली गलत था वो। तो हमें तो नहीं पता था, जो आदमी वहां थे वो भी इतने अलर्ट नहीं थे। 2-3 दिन बाद हमने कई लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि गोवर्धन दास चौहान होते थे, जो हमारा सरसा एरिया डिस्ट्रिक्ट होता था, फतेहाबाद नया बन गया है, उस एरिया के रहने वाले थे। वो वाल्मीकि थे और वो मंत्री थे उस कैबिनेट में। और रोहतक के पास एक जगह है कलानौर, उसमें जयनारायण खुंडिया थे, वो धानक कम्युनिटी, एक शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, उसके आदमी थे, दोनों मंत्री थे। तो अगर 40 साल 45 साल पहले की बात करेंगे तो हर आदमी को उसकी नॉलेज भी नहीं होगी। तो उनका क्या बेसिस है, ये अभी डिस्कशन हुई 3-4 दिन पहले हरियाणा में, तो दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएट कर रहे, तो उसमें भी ये बात उठी। तो उसने मेरे से बात किया, मैं कहा भाई मैंने तो बात किया था उनसे, तो उन्होंने तो बताया था कि जयनारायण खुंडिया मंत्री थे और गोवर्धन दास चौहान जो है वो भी मंत्री थे, और वो अलग अलग जाति के थे, चमार नहीं थे दोनों। तो ये जो सारी व्यवस्था है वो केवल हमें बांटने के लिए, उसका कोई बेसिस नहीं है। और उनके जो ट्रेंड आदमी है, जैसे वाल्मीकि मंदिर बहुत जगह है, तो उस मंदिर में जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने आदमी अपने बैठाए हुए हैं और वो रेगुलर बेसिस पे उनसे नेगोशिएट, जो भी अपना वार्तालाप है वो करते हैं। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे वो दिखता है। और कई जो हमारे एक्टिविस्ट है वो बताते भी हैं कि उनसे जब हमने ऐसा सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो कह रहे नहीं तुम तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, और ऐसे चले गए कि भाई आपकी जाति बताओ, आपकी जाति क्या है। उसने आदमी ने हमारे ने पूछा उससे, वामसेफ का एक्टिविस्ट था, कि आप ये कह रहे हो कि भाई वाल्मीकि का आप भला करना चाहते हो, तो आप अपनी जाति बताओ, आपकी जाति क्या है। तो उसने अपनी जाति नहीं बताई और वो चला गया, नहीं तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था को डेवलप करने का, पूरी व्यवस्था को चलाने का जो सारा काम है वो इस तरह से चल रहा है। अभी केवल ये नहीं, एजुकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो स्कूल्स हैं उनको मर्ज कर रही है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हरियाणा में 4801 स्कूल मर्ज करके ख़त्म कर दिए और अभी 105 की नई लिस्ट आई है। उन
4801 में, कुछ स्कूल अभी भी बाकी बता रहे हैं, लेकिन वो उनका प्रपोजल था 3 साल पहले, जिसकी वजह से एक अभी वो मामसेप में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बन गए सुरेश द्राविड़। जब उन्होंने आंदोलन किया और उस पर भाषण दिया तो उसके खिलाफ सेक्शन 124A जो राजद्रोह का मुकदमा होता है वो उसके खिलाफ चल रहा है। नॉर्मली राजद्रोह का मुकदमा जो पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं उनके खिलाफ चलता है, लेकिन वो केवल इसको रोकने के लिए, और तो कोई आप करप्शन नहीं लगा सकते उनके ऊपर, क्या उसके खिलाफ आप एलिगेशन लगाएंगे? तो इसलिए उन्होंने उसका सहारा लिया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, क्योंकि जस्टिस रमन्ना जो होते थे चीफ जस्टिस, उन्होंने उस प्रोविज़न को मिसयूज की वजह से स्टे कर दिया था, और अभी तक वो स्टे चल रहा है। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट चीफ जस्टिस उसको डिसाइड नहीं करेंगे तो वो स्टे भी वैकेट हो जाएगा, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये जो सारी व्यवस्था है इसको अगर हम देखेंगे तो जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उसने पार्लियामेंट में डाटा प्रोड्यूस किया 1 जनवरी 2000 को 78,923 पोस्ट बैकलॉग की खाली। इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता था। 1995 में एक R.K. सब्बरवाल का जजमेंट आया जिसके तहत ये पोस्ट बेस्ड रोस्टर हो गया। पोस्ट बेस्ड रोस्टर में मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है अगर वो जो बैकलॉग की वैकेंसी वो फिलअप हो जाए, लेकिन पहले तो वैकेंसी वाले में डायरेक्ट रहता था, 40 वैकेंसी भर रही है, इतना शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, इतना बैकवर्ड क्लास होना चाहिए, तो आपको अधिकार मिल जाता था। अब वो एक बार में अगर आपकी वैकेंसी नहीं भरेंगे तो बाद में वो वैकेंसी ऐसे बैकलॉग में खड़ी रहती है और वो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का काम केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी एडेक्वेसी को रोकने का ही काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर की वजह से जिस पोस्ट पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है अगर वो भरी नहीं जाती है तो दोबारा वो पोस्ट जो है नहीं भरी जाती है और दोबारा वो पोस्ट सालों तक खाली रहती है। अभी एजुकेशन जो है, एजुकेशन में 97-98 में रिजर्वेशन लागू हुआ। 1947 या 1950 से अगर मानेंगे तो 97-98 में लागू हुआ। एक्चुअली फिलअप तो वो 2005-06 के करीब ही हुआ, बहुत मतलब कुछ पोस्टें खाली भरी गई होंगी उस बीच में। 97-98 में जो प्रोफेसर आरमती देसाई होती थी यूजीसी की चेयरपर्सन, तो उसने कोई नोट बनाने को दिया, तो उस नोट में ये लिखा 6-7 टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज वहाँ 2000 से ज़्यादा लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं, और 97 में केवल 6-7 लोग थे जिनको सबको मैं पर्सनली जानता था। तो आप ये देखिए कि ये जो रिजर्वेशन है ये जब वो हमारे लोगों को मिलने लगती है तो वो तुरंत ही उसको किसी न किसी माध्यम से रोकना चाहते हैं। अदरवाइज तकरीबन 47 ईयर्स तो वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिली। 50 में अगर मानेंगे तो 97 तक 47 ईयर हो गए और कोर्ट ने कोई उसको एनफोर्स करने का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया। लेकिन जब वो किसी तरह लागू हुई है तो उसको भी रोकने का सिस्टम बड़े पैमाने पे दिखाई पड़ता है। इसके साथ धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, जो मंत्री है एजुकेशन का, 42% टीचिंग पोस्ट ऑफ SC ST OBC इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर लाइंग वैकेंट। मतलब तकरीबन 42 का मतलब आधे के करीब हो जाता है, इतनी वैकेंसी खाली है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मैंने बता ही दिया था आपको, 78,923 पोस्ट है। उसके बाद IIM जो है उसमें 62% शेड्यूल कास्ट की पोस्ट खाली हैं, 79% शेड्यूल ट्राइब की खाली हैं और 63% OBC की खाली हैं। ये पार्लियामेंट का डाटा है, ये कोई मैं अपना डाटा नहीं बता रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में जो
मिनिस्टर आंसर करता है एमपी के क्वेश्चन का, उससे लिया हुआ डाटा है। तो जिसमें आधा के नज़दीक भी नहीं है, 1/3 है तकरीबन। तो उसमें आपने पोस्ट तो भरी नहीं, आप केवल उनको प्लीज करने के लिए कि भाई हम तुम्हें देना चाहते हैं। तो आप पहले पोस्ट भरेंगे तब पता लगेगा कि भाई वो किस कैटेगरी के, आप उनके लोगों को भर्ती करो। सिलेक्शन कमेटी में तो कोई पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है ना। शेड्यूल कास्ट का लोग होगा तो एक ही आदमी होगा, तो बाकी लोग वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। भाखड़ा नेंगल डैम का मैंने आपको बता ही दिया कि 2024 तक 75 साल तक उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं था। अभी भी वो कितने बड़े पैमाने पे लागू होगा ये देखने वाली बात है। और अगर किसी भी चीज में रिजर्वेशन पूरी है तो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में 84 पोस्ट शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है और 47 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व है। तो 131 पोस्ट जो है ये हमेशा फुल रहती है। तो इसलिए जो हमारे पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी भी चीज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाते। जो इम्प्लाइज हैं, अभी इस जजमेंट को देते हुए एक जज ने, मैं नाम नहीं लूँगा, ये कहा था कि भाई जो इसको अपोज करेंगे तो वो लोग जो है दूसरे का अधिकार खाना चाहते हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन ये आपकी संस्था भी एक एसोसिएशन है और भी पूरे देश में एसोसिएशंस के जरिए हम लोग केस लड़ते हैं। जितनी वैकेंसीज आती हैं वो सारी वैकेंसी जो भी एसोसिएशन जहां काम कर रही होती है वो एसोसिएशन उसके लिए रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए जो भी भूमिका बनानी होती है अपने ऑफिसेज में वो डेवलप करती है और उसके तहत वो वैकेंसी निकलती हैं और एक एक पोस्ट के लिए उनको लड़ना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो पोस्ट जो मिल रही हैं ये केवल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं दे रही है। जो हमारी एसोसिएशन हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं वो एसोसिएशन भी उसके ऊपर नज़र रखती हैं कि हमारे 40 लोग होने चाहिए और ये हमें 25 लोग दे रहे हैं, तो 15 आदमी जो एडिशनल है वो एसोसिएशन उसके लिए रिप्रेजेंट करती है, पार्लियामेंट्री कमेटी में जाती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन में जाती है और उसके तहत तब वो वैकेंसी जो है ईयर मार्क होके निकलती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ये पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिसके तहत हम ये कह सकें कि जो हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आने के बाद वो खा के सो जाते हैं। जो पॉलिटिशियन के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन 1-8% हो सकता है सर्विसेज में भी ऐसे लोग हों, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे अपना संघर्ष करते रहते हैं और वो जो भी पोस्ट मिलती हैं उन पोस्ट को उसका जरिया बनते हैं जिसकी वजह से मिलती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है, कास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। कास्ट जो है ये कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है कि किसको क्या काम करना है, ये लेबरर्स को बांट रही है ताकि एक लेबरर दूसरे लेबरर के खिलाफ खड़ा रहे और वो उनकी तरक्की को आपस में रोक सकें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब आर्टिकल 300A और 300B, जो आर्टिकल 341, 342 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो शेड्यूल कास्ट कैसे आइडेंटिफाई होना है और शेड्यूल ट्राइब कैसे आइडेंटिफाई होना है, इसका सिस्टम जिस प्रोविज़न में दिया हुआ है, उसके बारे में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बताया था तो उसका एक्सट्रैक्ट में पढ़ देता हूँ आपको, आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ इसका मतलब क्या बनता है। The object of these two articles, as I stated, was to eliminate the necessity of burdening the Constitution with long list of scheduled caste and scheduled tribes. It is now proposed that the President, in consultation with the Governor or ruler of a state, should have the power to issue a general notification in the Gazette specifying all the caste and tribes or groups thereof deemed to be scheduled caste and scheduled tribe for the purposes of the privileges which have been defined for them in the Constitution.
The only limitation that has been imposed is this, that once a notification has been issued by the President, which undoubtedly he will be issuing in consultation with and on the advice of the government of each state, thereafter, any elimination was to be made from the list so notified, or any addition was to be made, that must be made by the Parliament, not by the प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कर सकती, पार्लियामेंट से करना है। प्रेसिडेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकते हो। द ऑब्जेक्ट इज टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर हैविंग ए प्ले इन द मैटर ऑफ द डिस्टर्बेंसेस इन द शेड्यूल सो पब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पार्लियामेंट को अधिकार इसलिए दिया कि पार्लियामेंट में जो डिसीजन होगा वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होगा। जब भी उसके बारे में कोई इशू होगा, आज हम देख रहे हैं जब भी कोई अमेंडमेंट होता है तो वो बिना चर्चा के ही पास करते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में रिजर्वेशन प्रमोशन के 4 अमेंडमेंट हुए। अगर आप देखेंगे तो एक एक 2-2 पेज का वो मंत्री ने मूव किया, उसका आ गया और उसके बाद वो पास हो जाता है। भाई उनकी इतने साल में क्या कंडीशन है, क्या उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आई या और बदतर हो गई, उसको एग्जामिन कब करेंगे आप? जब आप उसके लिए चर्चा करेंगे तब आप उनकी कंडीशन के बारे में एनालाइज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही कोई प्रोविज़न पास कर देना, अभी जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उन्होंने 48 घंटे में उसको नोटिफाई कर दिया, केवल पार्लियामेंट से पास ही नहीं किया, नोटिफाई भी कर दिया। तो अगर मेजोरिटी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है उसके खिलाफ ही काम होगा, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोई कैटेगरी नहीं है। एक आदमी 8 जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी, 1,20,000 रुपये उसका सीलिंग होती थी। परवीन भाई राष्ट्रपाल गुजरात के एक एमपी थे राज्यसभा के, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सोनिया गांधी को कहा, तो मुकुल वासनिक के मंत्री थे, 3 बार सोनिया गांधी ने मेरी प्रेजेंस में उसको बोला कि भाई ये राष्ट्रपाल जी की बात सुन के इसको कर दो, लेकिन उसके बावजूद उसने इनिशिएट नहीं किया। जब वो बाद में दूसरा मंत्री आया तब उन्होंने फिर वो किया, उसके बाद उस मंत्री ने वो सीलिंग 1,20,000 से 2 लाख रुपए अब की है। ये क्रीमी लेयर ओबीसी पे तो 8 लाख में है, और जो उनका ईडब्ल्यूएस है उस पे 8 लाख में है, आपके ऊपर आज भी 2 लाख में है। जो क्रीमी लेयर हटाने की बात कर रहे हैं, और वो केवल स्टेटमेंट से क्रीमी लेयर नहीं हटती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कोई एक्सप्लेनेशन जोड़नी पड़ेगी, तब वो क्रीमी लेयर हटेगी। हमारे बहुत सारे लोग ये समझने लगे वो प्रधानमंत्री ने बोल दिया अब ये क्रीमी लेयर नहीं लगेगी, ये क्रीमी लेयर ही लगेगी, क्योंकि जिस तरह से क्रीमी लेयर के ऊपर वो जजमेंट है वो बेसिकली कैटेगराइजेशन पे जजमेंट नहीं लगता है, वो क्रीमी लेयर पे जजमेंट लगता है। जो मेन जो जजमेंट का स्ट्रेस है वो क्रीमी लेयर है। अब क्रीमी लेयर क्या है? एक आदमी जो है किसी भी पोजीशन में चला जाए तो उसके साथ अगर जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी क्रीमी लेयर हो गया या वो आदमी नॉर्मल आदमी हो गया। लेकिन जब हमारा आदमी राष्ट्रपति बन गया, उप प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तब तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। तो क्रीमी लेयर का क्या मतलब है, और कैटेगराइजेशन का भी क्या मतलब? अगर आप सारी पोस्टें भर दो, जिनको आप देना चाहते हो उनको भी दे दो। सिलेक्शन कमेटी तो आपने बनानी ना, हमने थोड़ा बनानी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो केवल हमें आपस में उनका लड़ाई करवाने का जो एजेंडा है वही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक एमपी होता था चालिया, कुलाधर चालिया, उसने ये अपनी डिमांड रखी थी कि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल होना चाहिए। मतलब अब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी है या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। कुलाधर चालिया ये कह रहा है, लंबा है इसका, मैं 1-2 लाइन ही पढ़ता हूं। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैज नॉट
allowed the state legislature to have a voice. In order to fill up that lacuna, I have said Parliament may and subject to its decision the state legislature, मतलब वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी उसकी फंक्शनिंग में रोल असाइन करना चाहते थे, और इसको बाबा साहब ने रिजेक्ट किया। और उसी में उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल फैक्टर नहीं रहना चाहिए। जब जितना, जैसे मैंने पंचायती राज के बारे में बताया था, ये जितना लोअर लेवल पे राजनीति जाती है तो उतना ही वीकर सेक्शन के जो आदमी है उनके राइट्स जो है उनका हनन होता है। अगर ये पावर लेजिस्लेचर को दे दी जाएगी तो एक चुनाव में मान लो किसी पर्टिकुलर कास्ट ने, एक्स ने वोट नहीं दिया और वो पार्टी चुनाव जीत के आ गई, तो वो उस कास्ट को हटा देगी उस लिस्ट से। अगर ये पावर सेंटर में है, मतलब पार्लियामेंट के पास जब ये पावर है, तभी वो बहुत माइन्यूट लेवल पे उसको नहीं कर पाते। जो आज जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो भी इसीलिए आ रही है कि वो जो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का नीचे ग्राउंड पे कोई आदमी नहीं है जो उसके हाईएस्ट अथॉरिटी को ये कह सके तू ऐसा कर दे तो ये हो जाएगा। लेकिन हर गली चौराहे में आरएसएस के आदमी हैं जो प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट कह सकते ये करोगे तो ये होगा, इसलिए तुम ऐसा करो। और इसी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था जिस तरह से काम कर रही है, इसलिए जिनका वहाँ प्रतिनिधित्व होगा, वो प्रतिनिधित्व जो है उसको चलाने के लिए हमारे बहुत सारे साथी आरएसएस में काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई जब वो अपनी मीटिंग करते तो हमें भी निकाल देते हैं, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? अगर वो कोई पॉलिसी पे हमारे खिलाफ बात करते तो वो हमें निकाल देते वहाँ से, तो आप उस संस्था में क्यों काम कर रहे हो? जब आपका उसमें फुल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आप उस संस्था के साथ आपको नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे लोग बड़े उत्तेजित होकर उनके साथ काम कर रहे हैं, जो अपने अधिकारों को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो चिन्नैया का जो जजमेंट था जिसको इन्होंने अपसेट किया है, चिन्नैया ने कहा था, जस्टिस संतोष हेगड़े ने, उसने ये कहा था कि वी विल नाउ कंसीडर whether the scheduled caste list prepared by the president under article 341A1 form one class of homogeneous group, or does it still continue to be a list consisting of different caste, subcaste, tribes, etc. We have earlier noticed that the fact that the constitution has provided for only one list of scheduled caste to be prepared by the president with a limited power of inclusion and exclusion by parliament. The constitution intended that all the caste included in the said schedule would be deemed to be one class of person, but argument have been addressed to the contrary, stating that in spite of presidential list, these castes continue to hold their birthmark and remain to be separate and individual caste, though put in one list by the president. अगर आप कैटेगराइज कर देते हैं, मैं एक अज्यूम करता हूं कि वो कैटेगराइज कर देते हैं, और कैटेगराइजेशन में 10 कास्ट को वो एक ग्रुप में डाल देते हैं, तो क्या वो 10 कास्ट जिनको वो एक ग्रुप में डालेंगे वो सब यूनिफॉर्म एक तरह की होंगी? उनकी सोशल कंडीशन एक होगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन एक होगी, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या एक होगी? अगर वो 10 कास्ट भी अलग अलग हैं, उनका सोचने का तरीका, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन अगर डिफरेंट है, तो आप उनको इकट्ठा कैसे डाल सकते हैं? पर आप जब आधा % देंगे, 1% देंगे, तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। बहुत बड़े पैमाने पे बैकवर्ड क्लासेज में भी उन्होंने जो ग्रेडेशन टाइप जो बना दी है, वो आपस में, हरियाणा में कोई कास्ट को ऐड करने का सब्जेक्ट था, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा कि इसको ऐड नहीं करना चाहिए।
बैकवर्ड क्लास में डालने के लिए जो फैक्टर है भाई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों कैटेगरी को, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है कोई कास्ट, तो दूसरी कास्ट जो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है वो कैसे अपोज कर सकती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में किस कास्ट को देना है, किसको नहीं देना है, वो डिटरमाइन करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ कर रही है, तब आप उसके लिए कुछ भी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं कर रही है, तो इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे उसके खिलाफ वो करें। दूसरा एक जो इशू है वो ये है कि जो चिन्नैया का जजमेंट है वो थॉमस और इंदिरा साहनी के ऊपर बेस्ड है। थॉमस जो है वो 7 जज का जजमेंट है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, 75 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। और दूसरा जजमेंट है इंदिरा साहनी, जो मंडल का जजमेंट है, 9 जजों ने डिसाइड किया। मंडल ने ये कहा था कि जो हम क्रीमी लेयर पे डिस्कशन कर रहे हैं ये SC ST पे लागू नहीं होगा। मंडल 9 जज का है। अगर उन्होंने जो भी डिस्कशन किया OBC के लिए, अगर वो डिस्कशन उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए रेलेवेंट नहीं समझा, तो आर्टिकल 141 के तहत वो जो प्रेसिडेंट है, कोई भी जो स्मॉलर बेंच है उसके ऊपर जरूरी है, और उसको वो इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा जो थॉमस का केस है वो 7 जज का है। थॉमस के केस से भी डिसएग्री करने के लिए उनको 9 जज को भेजना पड़ेगा, और इंदिरा साहनी से डिसएग्री करने के लिए 11 जज को भेजना पड़ेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, उस स्कीम के तहत जो चीजें डेवलप करनी चाहिए थी, वो आर्गुमेंट के बावजूद कोर्ट ने उनको उचित नहीं समझा। और मैंने एक अमेरिकन कोई ब्लैक ऑथर है, उसका कोई आर्टिकल दिया था, ये जो क्रीमी लेयर का एस्पेक्ट है इसके ऊपर, और उसमें वो प्रोफेसर ने ये लिखा था कि भाई अगर उन किसी कैटेगरी के, जैसे ब्लैक्स के बारे में है वो, अगर वो ब्लैक्स कुछ अमीर हो जाते हैं तो इससे जो ब्लैक्स का जो कम्युनिटी है उसको डिग्निटी मिलती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी का जो राइट है वो इफेक्टिवली तभी उसको रियलाइज कर पाएंगे जब उनके कुछ लोग उनसे कंपेरेबल होंगे। अब क्रीमी लेयर के तहत अगर वो सबको ही निकाल देंगे, अब क्रीमी लेयर क्या है? दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी है उसकी तनख्वाह 8 लाख से ज्यादा है, साल में 8 लाख से ज्यादा तनख्वाह है। बॉम्बे में जो काम करता है उसका भी होगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, क्योंकि उसमें DA वगैरह ज्यादा होता है। तो जो 8 लाख रुपए जो कमा रहा है सफाई कर्मचारी, उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा। अगर आप देखो OBC के लिए 8 लाख डाला उन्होंने, तो आपके लिए तो 2 ही लाख है, तो 3 लाख कर देंगे, 4 कर देंगे, 8 तक भी जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जो पर्पज है वो बिल्कुल नीचे वाले के पास जाना, ऊपर वालों को निकालना है। अगर 8 लाख जो आदमी सफाई कर्मचारी सरकारी नौकरी कर रहा है, 70-80 हजार आम बात है आज जो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, और हमने कम से कम 10 लोगों से बातचीत करके तब ये निष्कर्ष निकाला था। क्योंकि एक हमारे साथी जज है, उनके यहाँ कोई कुक काम कर रहा है, अभी कुक सफाई कर्मचारी वो सब क्लास 3 में ही आते हैं, तो वो कह रहे थे 90,000 से ज़्यादा उसकी तनख्वाह है। 90,000 का मतलब 10,80,000 हो गए सीधे, 11 लाख भी हो सकते हैं कुछ और अगर एडिशनल उसको मिल रहे हैं तो एक जो कुक है उसके बच्चे को भी क्रीमी लेयर में आप ले आएंगे, और वो OBC में ऑलरेडी लागू है। जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये कोई अजीब चीज मैं नहीं बता रहा हूं, जो एम्प्लॉयमेंट में है किस लेवल के एम्प्लॉय को कितना तनख्वाह मिल रही है आपको सबको पता होना चाहिए। तो एक हमारा कुक है, एक हमारा स्वीपर है, एक हमारा चपड़ासी है, या मल्टीटास्किंग MTS जो बोलते हैं आजकल वो है, तो उनकी सबकी जो तनख्वाह है वो उससे ज्यादा है। मतलब ये केवल IAS IPS वही नहीं निकलेंगे, क्राइटेरिया बनाया जाएगा।
क्राइटेरिया में ये तो है नहीं जो सफाई कर्मचारी है उसके बच्चे पे नहीं लागू होगा, वो तो होगा भाई 6 लाख 8 लाख जो भी किया वो सब पे लागू होगा। अगर वो सब पे लागू होगा तो जो क्रीमी लेयर है उसमें वो सफाई कर्मचारी भी आएगा, जिसको वो एक्चुअल दिखा रहे कि हम बेनिफिट देना चाहते हैं। जो लोग इसके समर्थन में कुछ लोग हैं उनको हमने समझाया भाई ये तो है ही क्रीमी लेयर, और तुम पता करो ओबीसी वालों को जो क्रीमी लेयर में जो डाले हैं उनको किसको बेनिफिट मिल रहा है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है उन सबको उससे लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो मुझे मौका मिला तो इस वजह से मेरे बच्चे को निकाल दिया जाएगा कि भाई इसका फादर जो है वो चपड़ासी था या कुक था या जो भी कुछ था। तो ये जो पूरा प्रिंसिपल जो कोर्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही है उसका कोई फाउंडेशन मुझे नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि जो ये केस था ये कैटेगराइजेशन के बारे में था, लेकिन जजमेंट जो है वो क्रीमी लेयर के बारे में है, क्योंकि 4 जजों ने जो स्पेसिफिक जजमेंट लिखा है वो केवल क्रीमी लेयर पे लिखा है। तो इसलिए जो कैटेगराइजेशन वाले जो लोग हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो कैटेगराइजेशन से ज़्यादा वो क्रीमी लेयर लगाने में इंटरेस्टेड है। और प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन स्टेटमेंट दे दी, लॉ मिनिस्टर ने कह दिया भाई ये तो ऑब्जर्वेशन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑब्जर्वेशन है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं तो जजमेंट न्यूट्रलाइज कैसे होगा। जजमेंट को नलीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा, स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन डालनी पड़ेगी कि ये प्रोविजन जो है ये अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं, ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे इनके ऊपर ये जो इंटरप्रिटेशन है ये गलत है। क्योंकि पहले भी जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में इसी तरह की ओपिनियन थी और उसमें जस्टिस AM अहमदी होते थे जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने डिसेंट लिखा था कि हमारे सामने रिजर्वेशन प्रमोशन का तो इशू ही नहीं है तो हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बाद में एक जो जजमेंट आया उसमें उन्होंने कहा, अहमदी साहब ने तो कहा लेकिन बाकी 8 जजों ने अहमदी का व्यू अपोर्ड नहीं किया, इसलिए जो है अहमदी का व्यू माइनॉरिटी में है और वो व्यू जो उन्होंने किया वो मेजोरिटी में है, जबकि वो मेजोरिटी नहीं था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम जैसे देखेंगे तो वो हम जैसा समझते हैं केवल उसके हिसाब से चलने वाला नहीं है। अब जो थॉमस का केस है उसका 1-2 पैरा पढ़ देता हूँ, 2-2 3-3 लाइन के पढ़ता हूँ। थॉमस 76 का केस है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस, और इसका पैरा 82 जो है वो ये कहता है, दिस शोज दैट इट इज बाय वर्च्यू ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द शेड्यूल कास्ट कम इनटू बीइंग, दो द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट आर ड्रॉन फ्रॉम कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स, दे अटेन ए न्यू स्टेटस बाय वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। मतलब वो नोटिफिकेशन जैसे शेड्यूल कास्ट की हो जाती है तो उनका अलग स्टेटस हो जाता है। उसके बाद ये जो जजमेंट था ये जस्टिस मैथ्यू का था। दूसरा जजमेंट है जस्टिस कृष्णा अय्यर का, उसने कहा है वी में क्लियर द क्लॉग ऑफ आर्टिकल 16 क्लोज 2 एज इट स्टेम फ्रॉम ए कंफ्यूजन about caste in the terminology of scheduled caste and scheduled tribe. This later expression has been defined in Article 341 and 342. A bare reading brings on the quintessential concept that they are no caste in the Hindu fold, but an amalgamation of caste, races, group, tribes, communities, or part thereof found on investigation to be the lowliest and in need of massive state aid and notified as such by the president. तो जस्टिस कृष्णा ये कह रहा है कि भाई ये जो है बहुत सारी कास्ट हैं जो बहुत लो लेवल की हैं और इसलिए इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए उनको उसमें नोटिफाई किया गया। अकॉर्डिंग टू जस्टिस कृष्णा अय्यर, दो देर आर नो कास्ट रेसिस, ये जो पैराग्राफ है ये हमारा जो EV चेन्नैया जजमेंट है उसका है, नो कास्ट रेसिस ग्रुप्स ट्राइब्स कम्युनिटीज और पार्ट्स देयर ऑफ इन हिंदुइज्म, द प्रेसिडेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन
having found some of the communities within the amalgamation as being lowliest and in need of massive state aid, included them in one class called the scheduled caste. The squatter thereof is that the scheduled caste are one class for the purposes of constitution. तो ये 7 जजेज बेंच का जजमेंट था जिसके बेसिस पे उन्होंने ये वो ओपिनियन बनाया। अभी जस्टिस हेगड़े, वो जो चिन्नैया का जजमेंट था उसमें जस्टिस हेगड़े ने एक त्रिलोकीनाथ खोसा का जजमेंट था उसको साइट किया था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, स्टेट ऑफ J&K वर्सेस त्रिलोकीनाथ खोसा। तो इसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन और मिनी क्लासिफिकेशन दोनों को डील किया। हमारा जो केस है वो मिनी क्लासिफिकेशन का है। तो पैरा 31 जो उन्होंने कोट किया था उसमें है, क्लासिफिकेशन देयरफॉर मस्ट बी ट्रूली फाउंडेड ऑन सब्सटेंशियल डिफरेंसेस which distinguish persons grouped together from those left out of the group, and such differential attribute must bear a just and rational basis on this object sought to be achieved. Then mini classification को define किया उन्होंने। mini classification based on a micro distinction are false। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कह रहा है ये मिनी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन माइक्रो डिस्टिंक्शन आर फॉल्स to our egalitarian faith, and only substantial and straightforward classification plainly promoting relevant goal can have constitutional validity. To overdo classification is to undo equality. इसका सीधा मतलब यह है कि जो क्लासिफिकेशन होगी वो किसी बेसिस पे होगी। जो क्लासिफिकेशन जो बनाई गई है वो अनटचेबिलिटी उसका मेन बेसिस है। जो बैकवर्ड क्लास है उसमें दूसरे पैरामीटर भी उन्होंने इकोनॉमिक पैरामीटर भी डाले, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अनटचेबिलिटी एक क्राइटेरिया है। और दो आदमी अगर दो अलग अलग कास्ट से संबंध रखते हैं और वो दोनों अनटचेबिलिटी फेस कर रही हैं कास्ट, तो आप उनका डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? एक मान लो एक्स कास्ट है और एक वाई कास्ट, डिफरेंट कास्ट हैं, लेकिन दोनों जो है उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है। तो उन दोनों कास्ट के जो आदमी हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक ही क्लास में रखना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। ऑलरेडी जो जजमेंट था ईवी चिन्नैया, उसमें जस्टिस संतोष हेगड़े जिन्होंने लार्जर मेजोरिटी के लिए लिखा था, उन्होंने इसको रिलाई किया था। पैरा 42 में ईवी चिन्नैया में जस्टिस हेगड़े ने आगे लिखा था, रिजर्वेशन मस्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम द सोशल ऑब्जेक्टिव एंगल हैविंग रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम and not as a political issue, and thus adequate representation must be given to the members of the scheduled caste as a group and not to two or more groups of persons or persons of caste. The very fact that the members of the scheduled caste are most backward amongst the backward classes, and the impugned legislation having already proceeded on the basis that they are not adequately represented both in terms of clause 4 of article 15 and clause 4 of article 16 of the constitution. A further classification by way of micro classification is not permissible. तो ये स्पेसिफिक व्यू था उन 5 जजेस का, जिसको रेफर जब किया 2014 में 20 अगस्त को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रीज़न नहीं दिया। 3 जजों की बेंच को रीज़न देना था कि क्यों हम 5 जजेज का जो जजमेंट है उससे डिसएग्री कर रहे हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जिनका डिसेंटिंग जजमेंट है इस केस में, उन्होंने वो इशू, हालांकि हमारी प्लीडिंग में वो था लेकिन हमने वो आर्ग्यू भी नहीं किया था, क्योंकि जब वो लार्जर बेंच में चला गया तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो उस एस्पेक्ट पे हमें सुन सकते हैं, लेकिन उसने उसको भी डील किया कि कोई रीज़न ही नहीं दिया तो आप लार्जर बेंच को नहीं भेज सकते। तो ये जो लार्जर बेंच का रेफरेंस है ये इटसेल्फ फॉल्टी था, क्योंकि वो रेफरेंस नहीं होना चाहिए था। इसके बाद जस्टिस शेमा उसमें अलग एक मेंबर थे, उन्होंने जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसको रिलाई किया, और इसमें भी एक इंदिरा साहनी का पैराग्राफ इन्होंने भी रिलाई किया था, संतोष हेगड़े साहब ने।
Yeah, the constitution intended all the caste, including subcaste, races, tribes mentioned in the list to be members of one group for the purposes of constitution. And this group could not be subdivided any further. A reference to the Constituent Assembly, then Constituent Assembly का reference उन्होंने किया था. उसके बाद अगर हम आते हैं जस्टिस सेमा का जो जजमेंट है, the presidential notification under Article 341 of the Constitution, as well as the benefit of reservation of appointment or post, which is in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state, is afforded to a caste, to a class of persons specified in the presidential notification under Article 341 of the Constitution. The whole basis of reservation is to provide additional protection to the members of the scheduled caste and scheduled tribe as a class of persons who have been suffering since a considerable length of time due to social and educational backwardness. The protection and reservation is afforded to a homogeneous group. Further classification and regrouping the homogeneous group by the state legislature would tinker with the presidential notification issued under Article 341, which is constitutionally impermissible. और उसमें जो तीसरे जज थे जो चिनैया में, वो थे जस्टिस एस.बी. सिन्हा. उन्होंने भी ऐसा ही व्यू लिया और इन्होंने इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसका पैरा 779 कोट किया था. और इस इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट है उसके 2-3 लाइन में पढ़ देता हूँ. बट एनी प्रोग्राम टुवार्ड्स बेटरमेंट ऑफ दीज सेक्शंस oblique classes of society and any program designed to eradicate this evil must recognize this ground reality and attune its program accordingly. Merely burying our head in the sand or sit like would not help. The validity of act must be tested on the test stand of aforesaid principles. देन इंदिरा साहनी का पैरा 792 भी उन्होंने कोट किया था, जिसमें ये जो है स्पेसिफिक है, दिस डिस्कशन इज कन्फाइंड टू अदर बैकवर्ड क्लासेज ओनली एंड हैज़ नो रेलेवेंस इन दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो ये अगर 9 जजेज उसको कह चुके हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर लागू नहीं होगा या रेलेवेंट नहीं है, तो 9 जज से कम पोजीशन की बेंच उसको अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ही खिलाफ है इस तरह का करना. देन पैरा 96 में जस्टिस एस.बी. सिन्हा ने कहा था, बट वी मस्ट स्टेट दैट व्हाट एवर सच ए सिचुएशन अराइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, इट विल बी पार्लियामेंट अलोन टू टेक द नेसेसरी लेजिस्लेटिव स्टेप इन टर्म्स ऑफ क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंदिरा साहनी ऑन क्रीमी लेयर नॉट अप्लीकेबल टू SC/ST. देन उस ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें जस्टिस अगर देवेंद्र सिंह का हम देखेंगे तो इन्होंने जो बेसिक इशू जो चिनैया में रेज हुए थे और चिनैया ने जो सेटल किए थे उन इश्यूज के ऊपर कुछ नहीं कहा है. और जो पूरा जो जजमेंट है वो उन्होंने ऑलरेडी माइंड मेकअप किया कि हमने कैटेगराइज करना है, उसके हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश की है. ये जो इस तरह का जो भी सिस्टम डेवलप होता है उसमें जो भी साइंटिफिक डाटा है, अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है तो आप उसको एनालाइज करके तब ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें किस तरह से आप कैटेगराइज करेंगे. लेकिन बिना डाटा के आप कैटेगराइज नहीं कर सकते. अभी ये जो जजमेंट है इसमें भी उन्होंने कहा कि डाटा होना चाहिए, लेकिन जब एक बार कोर्ट से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो कैटेगराइज कर सकते हैं, तो उसके बाद कोर्ट दोबारा आप जब जाएंगे तो उसको भी एंटरटेन नहीं करेगा. जब वो इलीगल तरीके से भी उसको करेंगे तब भी कोर्ट में उस तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा कि लार्जर बेंच ऑलरेडी हैज़ टेकन ए व्यू, और वो प्राइमा फेसी व्यू जो वो लेते हैं उसके बेसिस पे ही केस डिटरमाइन होता है.
अगर वो नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो एनालाइज नहीं कर सकते आप। तो ये जो पूरी व्यवस्था है उन्होंने जो डेवलप किया है उसके तहत जो अभी प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में आज नहीं रही है। अगर आप कैटेगराइज कर देते हैं, कैटेगराइज करने से आप जो होमोजीनियस ग्रुप है उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। जो कन्फ्लिक्ट होगा तो आप आपस में लड़ते रहेंगे बहुत बड़े पैमाने पे। अभी मैं देख रहा था ऐसी बहुत सारे जो हरियाणा के ग्रुप हैं उसमें जो ये 21 अगस्त का जो आंदोलन है वो कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं जजमेंट को, लेकिन दूसरे जो मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि हम धन्यवाद करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप अगर धन्यवाद करना है एक दिन पहले करो या एक दिन बाद में करो। आप केवल सिविल वार की पोजीशन डेवलप करने के लिए सरकार काम कर रही है। और ये जो दोनों ही तरह का जो 21 अगस्त वाला भी था वो किसने इनिशिएट किया, नोबडी नोज, और ये दूसरे वाला जो है वो कौन कर रहा है। लेकिन जैसे 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन सक्सेस हुआ था तो उसकी वजह से अब उस समय गवर्नमेंट को थोड़ा सा लगा था कि भाई हम बैकफुट पे हैं, लेकिन वो आपस में अगर हमें लड़ाएंगे तो हम कितना उसको रेमेडी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। जहाँ तक जस्टिस चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा का जो जजमेंट है उन्होंने कहा है कि thus to summarize article 341(2) bar state legislature from removing or adding caste from and to the list respectively. Sub classification within scheduled caste for the purposes of affirmative action including reservation does not include or exclude any caste or group from the list. मतलब वो कास्ट में से जो लिस्ट है उसमें से कास्ट निकाल नहीं रहे हैं, वो उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो ये है कि आप ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप लिस्ट के साथ टिंकर कर रहे हैं। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि भाई वो सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल। द सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 341(2) बिकॉज द कास्ट आर नॉट पर से इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। तो कास्ट को वो एक्सक्लूड नहीं कर रहे या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रेफरेंस देंगे तो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है हाउ दैट लिस्ट विल सर्वाइव, वो लिस्ट तब तक सर्वाइव नहीं करेगी जब तक आप उसको एक होमोजीनियस ग्रुप के तरह। पार्लियामेंट चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट स्टेट को भी अधिकार दे सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, जैसे उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज में दिया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर इसमें स्टेट को अधिकार मिलेगा तो वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि स्टेट जितना ये लोअर लेवल पे पावर जाएगी तो इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स ज़्यादा काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये आर्टिकल 300A 300B के बारे में चर्चा की तो उन्होंने ये स्पेसिफिक व्यू लिया था कि इसमें पॉलिटिकल फैक्टर काम नहीं करने चाहिए। Then he says, Chief Justice, the state can subclassify inter alia based on inadequate representation of certain caste. However, the state must establish that inadequacy of representation of a caste or group is because of its backwardness. The state must collect data on inadequacy of representation in the services of the state because it is used as an indicator of backwardness. अभी ये डाटा का जो सब्जेक्ट है अगर आप देखेंगे जो नागराज का जजमेंट है वो 2006 में आया, अभी उसको 18 साल हो गए और सब जगह उन्होंने डाटा भी कलेक्ट किया 3-4 स्टेट का, मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन कहीं पे भी रिजर्वेशन लागू नहीं हुई। तो ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन ये पूरी खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि जब वो उन्होंने अभी एक व्यू जो लिया है मंडल का जो जजमेंट है वो ये कहता है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है। मंडल में 4 जजेज के लिए जस्टिस जीवन रेड्डी ने लिखा, जिसमें पैरा 741 742 में इसको माना कि ये फंडामेंटल राइट है, और जस्टिस पांडियन ने पैरा 243 लिखा, 167 168 और 243 में कंक्लूजन है, जिसमें माना कि ये जो है फंडामेंटल राइट है और ये कंपलसरी है, मतलब स्टेट इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और जस्टिस सामंत ने
पैरा 546 में यही बात कही। 6 जजेज ने इसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया और 3 जजेज ने, जिसमें टी.के. थॉमन एक जज थे, उनका सबसे वर्स्ट जजमेंट है, तो उन्होंने कहा है कि ये रिजर्वेशन डिस्क्रिशन है। और उसके बाद जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस आर.एम. सहाय, इन तीनों जजेज ने ये व्यू लिया था कि रिजर्वेशन राइट नहीं है, रिजर्वेशन डिस्क्रिशन है स्टेट का। अभी ये व्यू जो 3 जज का था, उन्होंने अजीत सिंह 2 जो 99 में डिसाइड किया, आपका सब्बरवाल ये नागराज जो 2006 में डिसाइड किया, जर्नैल सिंह जो 2018 में डिसाइड किया, इन तीनों में इस व्यू को उन्होंने अप्रूव किया। जबकि हमने जो जीवन रेड्डी का जजमेंट है, जस्टिस सावंत और पांडियन का जजमेंट, इन तीनों को आर्ग्यू भी किया कि ये फंडामेंटल राइट है। अब वो कहते ये अनेबलिंग प्रोविजन है, अनेबलिंग है इसलिए डिस्क्रिशनरी है। जो जनरल प्रिंसिपल है लॉ में वो ये है कि अगर कोई अनेबलिंग पावर होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में एक प्रिंसिपल होता है पावर कपल्ड विद ड्यूटी, और उसके लिए माधवराव सिंधिया का एक जजमेंट है जो 11 जजों का जजमेंट है, जिसमें 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। माधवराव सिंधिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी पावर, उसमें शेड्यूल कास्ट की नोटिफिकेशन की पावर है उसमें, क्योंकि वो जो उनका जो लैंड थी वो कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी ट्रांसफ़र हुई, तो इसलिए उसमें कास्ट का भी इशू इन्वॉल्व था। पैरा 117 और पैरा 170 2 पैराग्राफ उसके रेलेवेंट है, जिसमें जो 11 जजेज की बेंच है, जस्टिस शाह का एक जजमेंट है और एक जस्टिस हेगड़े, के.एस. हेगड़े जो जस्टिस संतोष हेगड़े का फादर था, उनका जजमेंट है। उन दोनों ने कहा कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट उसको अनफोर्स करने से, उसको लागू करने से मना नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशन। लेकिन अभी जो 5 जजेज के 3 जजमेंट हैं जो ये कहते हैं डिस्क्रिशन है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, अगर इसको हम देखेंगे तो जस्टिस गवई का जो जजमेंट है, जस्टिस गवई ने क्रीमी लेयर लगाया, हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको जो है कनकर किया और चंद्रचूड़ का जजमेंट गवई ने कनकर किया, लेकिन एक्सप्रेस चंद्रचूड़ के जजमेंट में क्रीमी लेयर के बारे में कुछ नहीं है। अगर लेकिन वो जजमेंट कनकर जब हो जाता है तो वो पूरा प्रिंसिपल मान लिया जाता है। तो उस हिसाब से 4 जजेज का जो जजमेंट है वो मेजोरिटी है। अगर चंद्रचूड़ का भी जजमेंट हम मानते हैं तो 6 जजेज का मेजोरिटी है क्रीमी लेयर के लिए, और क्लासिफिकेशन के लिए तो सभी का है। जो डिसेंटिंग जजमेंट है वो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का, वो जजमेंट बहुत ही अच्छा लिखा गया है, और उस जजमेंट में जो भी इश्यूज हम लोगों ने रेज किए थे वो सब इश्यूज उन्होंने इंक्लूड किए। ये जो एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है उसके बारे में नागराज में कोई इशू नहीं था, और अशोक कुमार ठाकुर एक जजमेंट था जिसको जर्नैल सिंह 1 जो जर्नैल सिंह 2018 में डिसाइड हुआ, उसमें नारीमन ने जो जजमेंट लिखा तो नारीमन ने कहा अशोक कुमार ठाकुर गलत है। तो अशोक कुमार ठाकुर अगर गलत है तो वो भी 5 जज का है, जर्नैल सिंह भी 5 जज का है, तो उसको अपसेट 5 जज नहीं कर सकते। अब इस जजमेंट में वो तीनों जजमेंट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिए। जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है उसके बारे में जो भी जजमेंट आए थे उन जजमेंट को ये 7 जजेज की बेंच होने की वजह से और इसको अप्रूवल होने की वजह से अब वो एक प्रिंसिपल बन गया, जो कि बेसिकली आर्ग्यू भी नहीं हुआ, क्योंकि क्रीमी लेयर का कोई इशू उस जजमेंट में नहीं था। जबकि हालांकि मैं समझता हूँ कि आप कैटेगराइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग उसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं वो सब लोग एक ही तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं जो अनटचेबिलिटी है, और 2 अनटचेबल में आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को आप बिट्रे करेंगे। गवई साहब का जो जजमेंट है उसका एक 1.5 पैरा पढ़ता हूँ मैं। इफ द स्टेट while discharging that duty finds that certain category within the scheduled caste and scheduled tribe are not adequately represented and only the people belonging to a few of the categories are enjoying the entire benefit reserved for scheduled caste and scheduled tribes,
can the state be denied its right to give more preferential treatment for such categories? In my view, the answer would be in the negative, since the same would not amount to tinkering. I think his note is incorrect. So, amount to tinkering with the presidential list. No doubt that if the state decides to provide 100% of the reservation for scheduled caste to one or more categories instead of in the presidential list, in that the state to the exclusion of some categories, it may amount to tinkering with that list, because in effect it would amount to denial of benefit of reservation to those scheduled caste categories which have been excluded. In my view, that would in effect amount to deletion of the said categories from the presidential list notified under Article 341. Justice Vikramnath or Justice Satish Chandra Sharma has agreed with his view, और नागराज, जर्नैल सिंह, देवेंद्र सिंह, जो देवेंद्र सिंह 5 जज का था, उन सबको इन्होंने अप्रूव कर दिया। तो जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल पे जो भी हमारे फेवर में अभी तक आर्गूमेंट थे मंडल के अलावा, वो सब आर्गूमेंट नेगेट हो गए हैं। तो इसलिए फाइनली आई थिंक दैट वी शुड प्रेस फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके लिए जो भी हमें एक्टिविटी करनी चाहिए वो एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो राइट्स का मार्जिनलाइजेशन है, अगर ये डिस्क्रिशन और डाटा का कंसेप्ट इसमें बहुत इसको लागू करने के लिए आ गया, तो जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म हो गया है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो रिजर्वेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डाटा कहीं पे भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डाटा के बेस पे जब वो डिसीजन मेकिंग करते हैं तब वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जब जाते हैं, कोर्ट में कोई फेवरेबल व्यू नहीं होता। जैसे मैंने बिहार का आपको एग्जांपल दिया, वहाँ 16% की जगह केवल 5% रिप्रेजेंटेशन है। उत्तराखंड में 19% की जगह 11.54% रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन दोनों स्टेट्स में उन्होंने सारी पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी से भर दी, कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं दिया। इसलिए अगर इसमें हम मजबूती से इसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किए थे वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें मिल पाएंगे। इसलिए इसमें बेझिझक होकर मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए, और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उसमें अपना राजनीतिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उससे भी फिर वो फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, जिसको वो इस जजमेंट के ज़रिए हमारे समाज में पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बहुत लोग जल्दी एडवांस होना चाहते हैं तो वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे लोग जो उनके ट्रैप में आते हैं उनको कोई बेनिफिट भी नहीं होता, लेकिन वो ट्रैप में आ जाते तो समाज का तो नुकसान करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो भी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए वो ये है कि हम कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर दोनों को अपोज करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रिंसिपल रहेंगे, कैटेगराइजेशन के बाद हम आपस में लड़ेंगे बहुत बड़े पैमाने पे। अभी जैसा ये दिख रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो बांग्लादेश वाली पोजीशन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो यही चाहते हैं, जहाँ इलेक्शन होता है तो वो उनको आपस में किसी न ग्रुप से लड़वाने वाले ही काम करते हैं, ताकि वो आपस में लड़ेंगे तो उनको वो जो भी वोटिंग मशीन जिस भी ज़रिए से आते हैं वो आएँ, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये बहुत बड़े पैमाने पे इसको करना चाहिए ऑर्गेनाइज, और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जो लोग इसके जजमेंट से सहमत भी हैं तो उनको भी हमें कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ये ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कोई लेजिस्लेशन करने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने केवल आपका आंदोलन रोकने के लिए वो स्टेटमेंट दिया है ताकि कोई आंदोलन खड़ा ना हो। इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब लॉ मिनिस्टर को कहता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो कोर्ट की ओपिनियन है, तो ऐसा नहीं होता। अगर 7 जजेज ने बेसिकली जो जजमेंट दिया है वो क्रीमी लेयर पे ही दिया है। कैटेगराइजेशन का जो जजमेंट है
उसका स्ट्रेस उतना नहीं है जितना क्रीमी लेयर पे। बाकी जो जजेज ने एक एक 1.5 पेज का, चाहे सतीश चंद्र शर्मा हो चाहे विक्रमनाथ हो, उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो केवल क्रीमी लेयर के बारे में अपना एक्सप्रेस ओपिनियन किया है। और जो मित्तल है उसका जजमेंट तो ये भी कहता है कि एक जनरेशन के बाद नहीं मिलना चाहिए, जबकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन वाला वो उसी कोर्ट में चीफ जस्टिस हो सकता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है वो किसी छोटी पोस्ट में भी उसका बच्चा नहीं आना चाहिए। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को हमें आपस में सामाजिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके डिफरेंट कास्ट से भी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लोग आरएसएस वाले जो भी उनको एजुकेट कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं वो, क्योंकि मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। हरियाणा वाले जो केस लड़ने वाले थे उसमें किस किस ने कितना पैसा दिया, तो वो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो पब्लिकली बताने वाली नहीं है। इसलिए ये जो सारी जो व्यवस्था है इसको काउंटर करने के लिए हमें सामाजिक तौर पे ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनसे भी हमें चर्चा करके उसको समाज में उसको डेवलप करना चाहिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन जो भी करना चाहते हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि एक तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान अलग अलग नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी समाज में जो राष्ट्रपति बन गया, जो मुख्यमंत्री बन गया, जो उप प्रधानमंत्री बन गया, जो आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी बन गया, एक आदमी सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी इसीलिए नहीं बन रहा कि वो शेड्यूल कास्ट है। तो अगर आप उसको, ऐसे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है उन पोजीशंस में, लेकिन जब आप उसको उस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देंगे तब उसके बारे में कौन आवाज़ उठाएगा। तो इसलिए वो हमें एजुकेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट है इसकी फाउंडेशन सही नहीं है, इसके लिए हम रिव्यू पिटीशन भी डालने वाले हैं। लेकिन जो भी दूसरी एक्टिविटी है वो भी आप अपनी जारी रखना चाहिए।